हेलो फ्रेंड्स, संडे का द हिंदू देखेंगे। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के पास, ये देखिए इंडिया है। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये इंडिया की इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, 200 नॉटिकल माइल तक का इंडियन कोस्ट गार्ड से। ठीक है, तो उसके नज़दीक एक शिप आ रही थी, उसके ऊपर ड्रोन ने अटैक किया। तो फिर उस ड्रोन ने उस किस ये ड्रोन किसका था, किसी ने क्लेम नहीं किया है। तो वो जो शिप थी, वो लिब्रिया बेस्ड एक मर्चेंट की शिप थी। शिप का नाम था चेम्प प्लूटो। ठीक है, तो उस शिप ने फिर कांटेक्ट किया, तो उसकी मदद के लिए इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड्स वहां पे आए। ठीक है, यही इस न्यूज में दिया गया है। चेम्प प्लूटो शिप का नाम था और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास आ गई थी। तो उसकी मदद के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विक्रम उसको भेजा गया और उसने फिर उसके प्रोटेक्शन के अंदर उसको वापस लाया अपने इंडिया के अंदर। और ये लिब्रिया फ्लैग मर्चेंट की एक शिप थी। ठीक है, और जो गुरुग्राम के अंदर एक इन्फ्यूजन सेंटर है, नेवीज इंफॉर्मेशन इन्फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, लोकेटेड इन गुरुग्राम। तो इट वाज फैसिलिटिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द शिप कंपनी एंड इंडियन नेवी। ठीक है, ये बात याद रखिए कि गुरुग्राम के अंदर नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है फॉर इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक न्यूज है कि यूएसए के अंदर क्या हुआ है, एक टेम्पल के ऊपर खालिस्तान नाम का एक ग्रेफिट, मतलब जो स्प्रे करके ऐसे बनाते हैं नाम, तो वो बनाया गया है। तो उसके रिगार्डिंग कंप्लेन की गई है। जयशंकर जी ने बोला ये अच्छी बात नहीं है, टेररिज्म एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट फोर्सेस आउटसाइड इंडिया शुड नॉट गेट स्पेस। तो उन्होंने बोला है कि इनको स्पेस नहीं देनी चाहिए, और उनकी तरफ उन्होंने कंप्लेन भी नोंद की है अभी। तो देखेंगे इसके ऊपर क्या होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ट्रिब्यूनल्स के पास पावर नहीं होती, दे कांट डायरेक्ट। वो ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते, आप फॉर्मुलेट करो पॉलिसीज। ठीक है, तो क्या न्यूज क्या आ रही है, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो था उसने गवर्नमेंट को बोला था कि आप जज एडवोकेट जनरल ऑफ ईयर, उनके आप पोस्ट उसको फिल करने के लिए पॉलिसी बनाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप आपके पास पावर नहीं है कि यू कैन डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम द पॉलिसी। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला है कि सुप्रीम हाई कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं होती अंडर आर्टिकल 226। आपको पता होगा, अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं या फिर कोई ऑर्डिनरी लीगल राइट वायलेट होता है तो आप हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, अंडर आर्टिकल 226 के अंतर्गत। ठीक है, तो उन्होंने भी बोला है कि हाईकोर्ट के पास भी ऐसी पावर नहीं होती कि वो डायरेक्ट करे गवर्नमेंट को, बोले कि आप स्कीम एंड पॉलिसी बनाओ। उन्होंने बोला है कि इस केस के अंदर द क्रिएशन एंड सैंक्शन ऑफ द स्कीम एंड पॉलिसी रिगार्डिंग द सर्विसेज डिफेंस, यहाँ पे देखिए, सर्विसेज ऑफ डिफेंस पर्सनल और द रेगुलर रेगुलाइजेशन वॉज द सोल प्रोरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का है भाई, आप गवर्नमेंट ही बना सकती है इसके ऊपर, अगर उनको कुछ बनाना होगा तो ये गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है, आप इसके अंदर इंटरव्यू नहीं कर सकते। उसके बाद रशिया से रिलेटेड न्यूज है। रशिया के अंदर पुतिन के खिलाफ या कैटरीना दोसोवा, ठीक है, ये खड़े रहने वाली थी लेकिन उनको अभी नहीं रह सकती खड़ी वो, क्योंकि रशिया बार्स द प्रो पीस कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग द प्रेसिडेंशियल, उनको बार कर दिया गया। एंड शी वॉज जर्नलिस्ट थी वो एक, एंड सिटी काउंसिलर भी थी वो। तो उनका कहना था कि ये जो वार चल रहा है वो अच्छी बात, तो अभी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। गाजा, इजराइल स्ट्राइक्स द गाजा आफ्टर यूएन कॉल फॉर मोर एड बट स्टॉप शॉर्ट ऑफ सीज फायर। ठीक है, यूएन ने बोला है कि जो गाजा है उसके अंदर जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए आपको ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एड नहीं दे पाओगे उन लोगों को तो वो मर जाएंगे। इसलिए इसराइल ने ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर, मतलब मानवता के आधार पे सीज फायर देना चाहिए वहां पे, ये यहाँ पे बोला गया। एंड इससे रिगार्डिंग ये न्यूज है, यूएन एजेंसी फॉर द पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी UNRWA said that the latest evacuation order would affect more than 1,50,000 people। तो इसराइल ने जो बोला है आप छोड़ के जाओ, तो ये बोला गया। UNRWA के बारे में देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। ठीक है, ये इसका लॉन्ग फॉर्म। उसके बाद ईरान थ्रेटन्स टू शट डाउन द मेडिटेरियन सी इफ देयर इज नो लेट अप इन गाजा अटैक। देखिए जरा मैप, यहाँ पे ईरान और यहाँ पे मेडिटेरियन सी, तो कितना बड़ा डिस्टेंस है, यहाँ पे फिजिकल बॉर्डर भी नहीं लगती ईरान की। तो उन्होंने ये बोला है कि हम मेडिटेरियन सी को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, थोड़ी हंसने वाली बात है लेकिन ठीक है, वी कांट एक्सपेक्ट मोर थिंग्स फ्रॉम ईरान। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि वहाँ के जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स है, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर
उन्होंने ये बोला है कि अगर यूएस सपोर्ट करता रहा इसराइल को और उसकी वजह से जो वॉर क्राइम्स हो रहे गाजा के अंदर वो रुकने चाहिए, अगर नहीं होता है तो हम एक्शंस लेंगे। ये यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो यमन है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये यमन है, यहाँ पे यमन इज अ कंट्री, उसके अंदर एक हाउती रिबल्स है एंड उनको सपोर्ट करता है ईरान, तो उनकी मदद से वो इस पूरा ट्रेड रूट यहाँ से जो शिप आते, फिर ये सुएज कैनल, यहाँ पे देखिए ये सुएज कैनल है इसराइल के पास की, फिर यहाँ से शिप होके ऐसे जाएगी, तो इसके ऊपर अटैक करेंगे तो इट विल हैम्पर द वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, तो यही इनकी स्ट्रेटेजी है, बाकी मुझे तो नहीं लग रहा वो कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यमन के अंदर जो सिविल वॉर चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ है और यूएन ने बोला है कि अभी उसके हम सीज फायर साइन करने को लगाएंगे। उसके अंदर दो पार्टीज है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखिए यमन है, ठीक है, यमन का क्या है, यमन के अंदर गवर्नमेंट थी उसकी खुद की, तो उसके खिलाफ हाउदी बोल के एक रिबल्स है, उनको सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा, और जो यहाँ की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट किया जाता है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की बॉर्डर लगती है यमन के साथ। ठीक है, अगर आपके नजदीक के देश में अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो इट विल हैम्पर योर कंट्रीज ग्रोथ ऑल्सो, सिंपल सी रूल है, इसलिए सऊदी अरेबिया इसके अंदर कूद पड़ा। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करती है सऊदी अरेबिया। 2015 में यमन की जो कैपिटल है सना, सना कैपिटल है, तो उसके ऊपर कब्जा किया हाउदीज ने, तो उसके बाद से वहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रहा है। तो अभी 2022 में यूनाइटेड नेशंस ने वहाँ पे पीस डील ब्रोक की गई थी अप्रैल 2022 में, अभी वो अक्टूबर में पिछले साल बंद हो गई, मतलब इस साल ही, सॉरी नहीं पिछले साल बंद हो गई वो, 2022 में साइन की, और अक्टूबर में वो, अप्रैल में 2022 में साइन की और अक्टूबर में खत्म हो गई। तो उसके बाद से अभी कोई मतलब वॉर तो नहीं हो रहा, फायरिंग तो नहीं हो रही, लेकिन अभी दोनों ने एग्री किया है हम एक टेबल पे बैठ के एक पीस डील साइन करेंगे, यही न्यूज़ है। उसके बाद साइंस रिलेटेड एक आर्टिकल है, देखिए एनिमल्स खाना खाने के बाद उसको फिर से रवंथन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वो खाना खाया हुआ खाना फिर से मुंह में लाके उसको चबाते हैं। तो यही बोला गया है कि रेनडियर जो एक ठंड प्रदेश में रहने वाला एनिमल है, वही वो भी वैसे ही करता है जैसे शिप एंड गोट्स करते हैं, व्हेन दे च्यू द फूड, वो सो जाते हैं, जब वो रवंथन करते हैं वो खाया हुआ खाना फिर से मुंह में लेके उसको चबाते, उसको कट डाउन पीसेस में करते, तो वो सो जाते, यही यहाँ पे किया गया है। फिर वहाँ पे उन्होंने स्टडी वडी करके रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझको। ठीक है, तमिलनाडु से रिलेटेड एक न्यूज़ है, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो ये बोला गया है कि कितना भी न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स होने चाहिए, लेकिन वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सके कितनी बारिश होगी, वो ये प्रिडिक्ट करते कब बारिश होगी, क्वांटिटी वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, यही यहाँ पे बोला गया है एक्सट्रीम वेदर का। ठीक है, नो न्यूमेरिकल वेदर फोरकास्ट मॉडल कुड प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द नवंबर 18 एक्सट्रीम रेनफॉल, ठीक है, इवेंट्स, तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे बोला गया है न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स कैन नॉट टेक अ क्वांटिटेटिव प्रिडिक्शन फॉर आउटलाइनर लाइक 94 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन वन डे अकॉर्डिंग तुत्तुकुडी। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव प्रिडिक्शन है कितना ज्यादा हो सकता है वो यहाँ पे नहीं बोला गया, 95% एक दिन के अंदर बारिश हुई सेंटीमीटर, तो बहुत बड़ी बारिश है। अभी ये 3 पॉइंट लास्ट के ध्यान से सुनना, बस इस आर्टिकल में ही है। अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज एक्सटेंसिवली टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करके एक्सट्रीम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है, कब होगा कब नहीं होगा। प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट कैन जनरेट यूजिंग एनसेम्बलिंग अप्रोच, इसको कैसे निकाल जाता है, एनसेम्बलिंग अप्रोच यूज करके। तो एनसेम्बलिंग अप्रोच क्या होता है, द एनसेम्बलिंग फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय आईआईटी एम पुणे predict a high probability of occurrence of extreme rainfall event almost 3 days in advance। तो एनसेम फोरकास्टिंग सिस्टम 3 दिन पहले बता देता है कि कब होगी बारिश, कितना एक्सट्रीम इवेंट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोलार बियर से एक न्यूज है, जो पोलार बियर का फर का स्ट्रक्चर होता है उसको पढ़ाई करके रिसर्चर ने एक स्ट्रक्चर बनाया, और वो भी थर्मल इंसुलिन है, जैसे कि उनको भी ठंडी नहीं बचती, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर आप भी पहनोगे, एरोजेल फाइबर से एक स्ट्रक्चर बनाया, नीटेबल मतलब उसको बीन सकते, वो भी एक थर्मल इंसुलेशन का काम करेगा, और उस फाइबर्स को आप वॉश कर सकते, डाई कर सकते, ड्यूरेबल होगा, और वेल सुटेड फॉर यूज इन एडवांस टेक्सटाइल्स के अंदर इसको यूज किया जाएगा। एरोजेल क्या होता है, एरोजेल सारा आइडियल मटेरियल फॉर द थर्मल इंसुलेशन, खत्म बात, इतनी याद रखिए, एरोजेल क्या होता है, आइडियल मटेरियल होता है फॉर द थर्मल इंसुलेशन। एनकैप्सुलेटेड एरोजेल फाइबर्स हैज एक्सेलेंट थर्मल इंसुलेशन वाइल बीइंग मैकेनिकली रोबस्ट, यही यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद जो अपनी आई होती है उस पे अंदर जो फंक्शन होता है, मतलब इन्फेक्शन होता है, उसको बोला गया ऑकुलर माइक्रोब, थोड़ा डाटा देखेंगे। ग्लोबली
135 मिलियन पीपल को लो विजन होता है, डब्ल्यूएचओ ने ये बोला 80% ऑफ लॉस ऑफ विजन कैन बी प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल, डब्ल्यूएचओ ने ये बोला है। जो डब्ल्यूएचओ ने हैड जॉइंट हैंड्स विद आईएबीपी, आईएबीपी क्या, इंटरनेशनल, यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। इन दोनों को मिलकर एक प्रोग्राम को उन्होंने चालू किया है, विजन 2020 द राइट टू साइट। ये प्रोग्राम फ्री में आ सकता है, याद रखिए, विजन 2020 द राइट टू साइट। इंडिया के अंदर 13 लाख जो लोग हैं वो जन्मते ही अंधे हैं, ठीक है, और 70 लाख जो लोग होते हैं इजीली ट्रीटेबल मेथड से उनका इजीली ट्रीटमेंट हो सकती है आइज की, ठीक है। इन्फेक्शन किस किस चीजों से होता है आइज के अंदर, एक तो फंगल, बैक्टीरियल, फिर वायरस, ये 3 चीजों की वजह से इन्फेक्शन होता है। उस इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे अपन, ऑकुलर माइक्रोबायोम, ऑकुलर माइक्रोबायोम बोल देंगे उसको। माइक्रोबायोम क्या होता है ये देखेंगे पहले। माइक्रोबायोम genome is the entire set of DNA instructions found in a cell. In humans, the genome consists of 23 pair of chromosomes located in the cell's nucleus. Biomes किसको बोलते हैं, refer to a species that are present in a location. एक species जो एक location पे present होती है उसको biome बोलेंगे। In our case, the ocular microbes, अभी देखिए ocular microbiome क्या होता है। The ocular microbiome refer to the bacteria, fungal और viruses that present in the eye, उसको बोलेंगे ocular biomes। और इस बायोम के अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं। माइक्रोब्स इन हेल्दी ऑकुलर माइक्रोबायोम एक्ट एज अ बैरियर, तो वो जो हेल्दी होते हैं वो एज अ बैरियर एक्ट करते, प्रिवेंट द इन्वेजन बाय हार्मफुल पैथोजन, से वो बचाते हैं अपने को, ये यहाँ पे बोला गया। द ऑकुलर बायोम्स इज आल्सो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन, जो डिसीज होता है यहाँ पे देखिए, ocular microbiomes is also significantly different in cognitive and corona of the patients in infectious disease such as the fungal catarrhitis when compared to the healthy eye microbes, ठीक है। तो उनसे ये डिफरेंट होता है, जैसे कि ये सिंपल सी यहाँ पे बोला गया है कि ऑकुलर माइक्रोबायोम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कॉगजेंटिया से और कोरोना से। कॉगजेंटिया क्या होता है, द थिन एंड क्लियर मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द आईज, एंड कोरोना क्या होता है, द आउटर मोस्ट लेयर दैट हेल्प्स इन फोकसिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द आईज, ठीक है। उसकी अगर इनमें इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, कैटरेटिस, फंगल कैटरेटिस होता है, ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। तो फिर थोड़ा इंडिया की बुराई भी की गई। हाउएवर द प्रिवेलिंग द लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ डस्ट ऑल ओवर द कंट्री हैव मेक द पीपल आई सफर फ्रॉम द पिंक आई, मतलब आंखें पिंक हो जाती हैं, इचिंग, स्वेलिंग ऑफ द आईज एंड ब्लरी विजन और सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट्स, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पे बोला गया। उसके बाद यहाँ पे एक न्यूज है कि अगर आपकी नींद रेगुलर होगी और आपकी नींद इरेगुलर होगी, ठीक है, अगर ध्यान से सुनना, रेगुलर होगी और इरेगुलर होगी, अगर आपकी नींद इरेगुलर होगी तो आपको चांसेस ज्यादा है डिमेंटिया होने के, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपकी नींद इरेगुलर है तो आपको डिमेंटिया होगा, बस स्टडी ने बोला अगर होगा तो आपके चांसेस ज्यादा होते, और इसका मतलब ये नहीं अगर रेगुलर होगी तो डिमेंटिया नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। डिमेंटिया इनको भी हो सकता है, लेकिन इनमें जो परसेंटेज है वो लो है डिमेंटिया होने का, यही पूरी स्टडी में बोला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेलीकॉम बिल से रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ध्यान से सुनना है इसको। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 आया था, पार्लियामेंट में पास हो गया। अगर ये इसको प्रेसिडेंट कैसेट मिलती है तो इट विल रिप्लेस द 3 लॉज। फर्स्ट लॉ कौन सा रिप्लेस करेगा, टेलीग्राफ एक्ट 1985, द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, द टेलीग्राफ फायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950, रट लेना, 3 लॉ को ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। इसका एम क्या है, ये इजी कंसोलिडेट द लॉज फॉर द वायरलेस नेटवर्क, तो ये लॉज को कंसोलिडेट करेगा एंड इंटरनेट प्रोवाइडर्स and simplify the process of application for the licenses and permit for the telecom regulators, जो लाइसेंस दिए गए उसको प्रोसेस को ही सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद बिल गवर्न ऑथराइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उसका ऑथराइजेशन देने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दी गई है। प्रोवाइड्स फॉर द ऑक्शनिंग एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑक्शनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। 2 चीजें इसमें, एक ऑक्शन होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम होगा। ध्यान से सुनना, ऑक्शन जो होगा
वो अलग होगा, और स्पेक्ट्रम का जो एलोकेशन होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी हो सकता है, मतलब विदाउट ऑक्शनिंग भी स्पेक्ट्रम अलॉट किया जा सकता है। डिफाइन द मैकेनिज्म फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट वे ऑफ अंडरलाइनिंग द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज केबल्स इन द पब्लिक एज प्राइवेट प्रॉपर्टीज। जो केबल बिछाने होते हैं तो उसको कैसे बिछाए जाएंगे पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी में, ये भी यहाँ पे बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि अगर इमरजेंसी कंडीशन होगी, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी पे बात आती है, पब्लिक सेफ्टी पे बात आती है, तो इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं मैसेज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है टेलीकॉम सर्विसेज को भी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को भी, ठीक है। और टेम्पररी पोजीशन भी लिया जा सकता है ऑफ एनी टेलीकॉम सर्विसेज और नेटवर्क, ये यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद कंज्यूमर्स को भी कुछ राइट दिए गए, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब वो चालू कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है आपको, अगर कंपनी बोर कर रही है तो आप कर सकते हो डू नॉट डिस्टर्ब। एंड उसके बाद उसको कोई मैसेज नहीं आएंगे। उसके बाद ये भी बोला गया है बिल के अंदर, द होल होस्ट ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग द ओवर द टॉप सर्विसेज सच एज द व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल सर्विसेज लाइक द जीमेल, तो इनको भी ओवर द टॉप जो सर्विसेज है उनको भी इस बिल के अंदर लपेट में ले लिया गया है। लपेटे में लेने का मतलब उनको भी अभी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, उनके अंदर भी रेगुलेशन चलेगा, ठीक है, यही यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो ये बिल इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्या क्या यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, ये डिफाइनिंग द टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन किया गया है ये देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए टेलीकम्युनिकेशन विच गिव्स अस अ ट्रांसमिशन, इमिशन और रिसेप्शन ऑफ एनी messages by wire, radio, optical and all the electromagnetic messages where whether or not such messages have been subjected to rearrangement, computation and other processing by means of इन कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन, इमिशन एंड रिसेप्शन। इतनी बड़ी डेफिनेशन दी गई है, इसके अंदर उन्होंने सबको लिया है, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, सिग्नल हो, इनको सबको उन्होंने इंक्लूड किया। दिस फास्ट डेफिनेशन इंटेल्स दैट, ईमेल को भी लिया उन्होंने, इन दिस फास्ट डेफिनेशन इंटेल्स दैट वेरी इंटरनेट ऐप, एवरी इंटरनेट ऐप विद इन इंडिया टू कंप्लाई विद द लॉ, ठीक है। और यहाँ पे शिफ्ट हो गया है लाइसेंसिंग रिजिम टू द ऑथराइजेशन रिजिम पे। ऑथराइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है, और उसमें वो डिफाइन करेगी क्या फीस होगी, क्या चार्जेस होगी उसके अंदर। अगर कोई इसको कंप्लाई नहीं करता उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल तक, और फाइन भी हो सकता है 2 साल तक, दोनों में से एक चीज होगी। फाइन तो होगा 2 करोड़ का, और 3 साल तक जेल हो सकती है। बिल अलाउज द गवर्नमेंट टू असाइन द स्पेक्ट्रम फॉर द टेलीकम्युनिकेशन थ्रू द ऑक्शंस, ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। अभी इन्होंने जो बिडिंग प्रोसेस है उसको निकाल दिया गया है, और ये स्पेक्ट्रम डायरेक्ट अलोकेट कर सकते हैं, ये यहाँ पे बोला गया। बिल अलाउज द गवर्नमेंट टू असाइन द स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन थ्रू ऑक्शन except for entities listed in the first schedule for the assignment which will be done by the administrative process। दो प्रोसेस से होगा, एक ऑक्शन से होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से एलोकेशन होगा। एलोकेशन जो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से जो होगा किनको होगा, जिनका इंक्लूजन किया गया फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, फर्स्ट चीज हो गई। और ऑक्शन जिनका होगा जिनको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया उनके लिए ऑक्शंस होगा स्पेक्ट्रम का, ठीक है। द फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड द एंटिटी दैट एंगेज इन नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, लॉ एनफोर्समेंट, क्राइम प्रिवेंशन, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज सच एज डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोमोटिंग द साइंटिफिक रिसर्च, एक्सप्लोरेशन एज वेल एज द ग्लोबल पर्सनल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो क्या है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर जैसे स्पेसएक्स जैसी कंपनी आती है, सैटेलाइट सच एज सैटेलाइट से जो प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट, उसको बोलेंगे ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सच एज स्पेसएक्स। भारती एयरटेल बैक्ड वन ऐप, नाम याद रखिए, वन ऐप, वन वेब क्या है, ये भारतीय एयरटेल ने बैक किया हुआ ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन है। और उनको क्या किया जाएगा, ये शेड्यूल 1 के अंदर आते तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन किया जाएगा, ठीक है। अब इस बिल के कंसर्न क्या है, फर्स्ट कंसर्न तो यही है, इसके अंदर मास सर्विलेंस होगा और इंटरनेट शटडाउन की भी दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि गवर्नमेंट कभी भी मास शटडाउन कर सकता है और इंटरनेट शटडाउन भी कर सकता है, मास सर्विलेंस हो सकता है, इंटरनेट शटडाउन हो सकता है, क्योंकि आप प्राइवेसी नहीं रख सकते, आपको ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। और ये जो कंपनी है वो तो प्राइवेसी के ऊपर ही काम चलती है, इनका काम चलता है, ठीक है। रिक्वायर दैट ऑल यूजर हैव टू आइडेंटिफाइड थ्रू यूज ऑफ वेरीफाइड मेट्रो biometric based identification
एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स। तो वो जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स बोलेंगे अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो आपको पूरा बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन उनको देना ही पड़ेगा, ये यहाँ पे उन्होंने बाइंडिंग किया गया। फर्दर रिक्वायर दैट द नो यूजर शैल फर्निश एनी फॉल्स particulars or suppress the material information. This could impede the whistleblower सच है जर्नलिस्ट हु ऑपरेट अंडर एनोनिमिटी। ठीक है, अगर सारे ही मैसेजेस का सारे का अगर आप पास आएगा तो कोई विसल ब्लोअर नहीं बनेगा, कोई स्टिंग ऑफ मतलब कुछ जर्नलिस्ट ने कुछ किया और वो एनोनिमिटी के अंदर वो मैसेज पोस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आप ट्रेस करके पकड़ सकते हो ये किसने किया है, तो इट्स हार्म इट। ठीक है, अगर इस रूल को कोई फॉलो नहीं करता तो उसको 25,000 to 1 लाख रुपए पेनल्टी भी लगा सकती है, यहाँ पे बोला गया। जो चैप्टर 4 है एक्ट का, विच ग्रांट द इमरजेंसी पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी, तो उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, सेक्शन 19F एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंफर्मिटी असेसमेंट मेजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इन टेलीकम्युनिकेशन। तो वो सीधे सीधा कंपनी को बोल सकते हैं भाई बताइए मैसेज किसने दिया, तो उसका वो ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज उसका इंस्क्रिप्शन तो डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है। फिर क्रिटिसिज्म में ये बोला गया है कि जो इजराइल कंपनी का पेगासस एनएसओ ग्रुप का पेगासस वायरस आया था, इसके अंदर ये बोला गया था 300 फोन्स का गवर्नमेंट ने सर्विलेंस किया, इसके अंदर बीजेपी के लीडर्स भी थे और अपोजिशन पार्टी के लीडर भी थे, तो ये पूरा क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो ऐसे तरीके से इस लॉ को भी लाया गया है। इट अलाउ द सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ पब्लिक इमरजेंसी including disaster management and in the interest of public safety to take a temporary possession of any telecommunication services or the network। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो डायरेक्ट वो पोजीशन ले सकते हैं किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का। इट टेक कंट्रोल ओवर, इट कैन टेक control and management of such services or networks. It can interpret the message on the pretext of preventing incitement of commission of any offense। अगर आपको लगता भी है कि ये मैसेज को पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस हो सकता है, तो वो उसको पढ़ भी सकते हैं, कोई प्राइवेसी वेवेसी नाम की चीज नहीं है, देयर इज अ मिथ। ठीक है, डायरेक्ट द सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विसेज इन सच सर्कमस्टेंसेस लाइक द शटडाउन ऑफ इंटरनेट सीन इन द मणिपुर एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो डायरेक्ट शटडाउन भी कर सकते हैं अगर उनको ही लगता है तो। अभी फिर क्या इंडस्ट्री का क्या रिव्यू रहा है इस इंडस्ट्री ने, इन्होंने बोला है कि यार इससे रेट्स में यूनिफॉर्मिटी आएंगी और हमें ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द स्टेट्स इन टर्म ऑफ द राइट ऑफ वे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलोंग विद द रेट्स। ठीक है, और इसमें ये बोला कि इट विल आल्सो एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग द कैपिंग ऑफ चार्जेस एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, जो इस रूल में क्लियरिफाई किया गया है कि हाउ दे कैन हैव दैट कनेक्शन प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर भी वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे बोला गया। तो ये अच्छी बात है, इनकी तारीफ की। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इज नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांजेक्शन और टैक्स पर्पजेस एंड हेंस द बिल ऑल्सो वेलकम द प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री फ्रॉम एडिशनल एक्सॉर्बिटेंट टैक्स। ठीक है, बर्डन, तो इनके ऊपर टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को कंसिडर नहीं किया जाएगा प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स पर्पजेस, इसकी वजह से उनको टैक्स कम लगेगा, ये यहाँ पे बोला गया। और इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने भी इनका तारीफ की गई। इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट फॉर इंक्लूडिंग द सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड, तो उनको बेनिफिट होगा। जो सिग्नल एक ऐप है आप यूज करते होंगे, आपको पता होगा, सिग्नल फाउंडेशन ने ये बोला है इंटरनेशनल फ्रीडम फाउंडेशन एंड इंटरनेट प्रेस इंस्टीट्यूट हैव रिटर्न टू द टेलीकॉम मिनिस्टर को उन्होंने लिखा है और उन्होंने बोला है कि इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस विल इनेबल इनडिस्क्रिमिनेट सर्विलेंस। अगर आप हर मैसेज को बोलेंगे कि इसका ओरिजिनेटर कौन है और इसका इंटरसेप्ट किया जाए तो उसकी वजह से इनडिस्क्रिमिनेट सर्विलेंस होगा, इनकी बात भी सही है। एंड विकम द ऑनलाइन सेफ्टी, उसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट उठ जाएगा। ग्रुप ने ये भी बोला है कि अभी ये लॉ अच्छा नहीं, इसको अभी अब वापस लो, बाद में इसके ऊपर देखेंगे क्या करना है, यहाँ पे बोला गया। व्हाट द लास्ट ब्रीफ इन इंडिया मालदीव्स टाइज। ठीक है, एक इंडिया मालदीव्स के टाइज, आपको अगर रेगुलर न्यूज पेपर फॉलो करते तो आपको पता होगा वहां पे इलेक्शंस हुए, म्यूजियस बोल के नए प्रेसिडेंट वहां पे इलेक्ट होके आए और ही डोंट वांट इंडिया शुड बी इन देयर कंट्री एंड इंडिया आउट उन्होंने कैंपेन ही किया था जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, आने के बाद उन्होंने वही किया। तो एक एग्रीमेंट था इनका और अपने के बीच में, एमओयू साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मालदीव्स एंड इंडिया ऑन द कोऑपरेशन इन हाइड्रोलॉजी। तो उसके अंदर आप ना सर्वे करने वाले थे, 3 सर्वे अपन ने उनके साथ किए भी। हाइड्रोलॉजी क्या होती है वो पहले देखिए। हाइड्रोलॉजी इज साइंस ऑफ स्टडिंग द ओशियंस
seas, and other water bodies by compiling and analyzing data maps and charts. Preaching of all applied science. It is a branch of from the applied science. It look at measuring and describing the physical attributes of water bodies and predicting how they might change over time. ठीक है, तो ये सिंपल सी ओशन बॉडीज को स्टडी करता है. ठीक है, और इसके अंदर हाइड्रोग्राफिकल मेजरमेंट इंक्लूड द टाइडल करंट एंड वेव इंफॉर्मेशन, तो इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है. इंडिया हैज बीन एक्टिव मेंबर ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इन 1955. ठीक है, इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश इन 1874 इन कोलकाता. स्टैटिक डाटा है, याद रखिए इसको, प्री में आ सकता है. ठीक है, इट इज अ नोडल एजेंसी फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वेस एंड हैज फ्लीट ऑफ इंडिजिनियस बिल्ड मॉडर्न सर्वे शिप्स. ठीक है, Indian partners with many countries in Indian Ocean region, African and East Asian countries such as Mauritius, Seychelles, Tanzania, Maldives, Mozambique, वियतनाम, म्यांमार, केनिया एंड श्रीलंका. 2019 में एमओयू साइन हुआ था पीएम मोदी की विजिट के ऊपर. विजिट जब किए थे उन्होंने तो वो साइन किया गया था, और उसके अंदर ये बोला गया था कि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स एंड इंडियन नेवी विल कैरी आउट हाइड्रोग्राफिक सर्वे. अब इसको रिन्यू करने की बात आई तो उन्होंने बोला हम करेंगे नहीं. उसने कैबिनेट ने डिसीजन लिया. 3 बार सर्वे हो चुका है, 2021, 2022, 2023. डाटा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है. मालदीव इज अ मेंबर ऑफ कोलंबियन सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एंड इनिशिएटिव एम्ड एट एनहांसिंग द इंडियन ओशन मेरीटाइम सिक्योरिटी दैट इंक्लूड द इंडिया, श्रीलंका एंड मॉरिशस. ठीक है, तो इसको याद रखिए. उसके बाद स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट्स का रिलेटेड न्यूज है. ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, और ये इसके रिगार्डिंग अभी बात करेंगे अपन. ये इजराइल है. ठीक है, इजराइल, और ये मेडिटेरियन सी है ऊपर, ये रेड सी है. ठीक है, ये 3 लोकेशन याद रखिए. मेडिटेरियन सी, यहाँ से सुएज कैनल जाएगा इजिप्ट का, इजिप्ट के अंदर से, और यहाँ से फिर वो कनेक्ट करेगा रेड सी को, और फिर यहाँ से अरेबियन सी को, ये इंडिया अपना. ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका अपन यहाँ पे देखेंगे. जो लेफ्ट साइड में उसको बोलेंगे गल्फ ऑफ सुएज, और जो राइट साइड में उसको बोलेंगे गल्फ ऑफ अकबा. ठीक है, अकबा, अकबा इसको बोलेंगे, और रेड सी को ये मिलता है. ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, जो यमन है, यहाँ पे जो ये यमन है, यहाँ पे जो ये पार्ट है ना, यहाँ पे हाउदी रिबल्स का एरिया है. तो यहाँ पे जो स्ट्रेट जाती है उसको बोलते हैं बैब अल मानदेब स्टेट बोलते हैं. तो इसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, तो ये ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यहाँ इस रीजन से. ठीक है, क्योंकि ये बहुत नैरो रीजन है. अगर यहाँ पे किसी का कंट्रोल होगा और इट विल अटैकिंग ऑन इट, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट द शिप्स फ्रॉम इट. ठीक है, तो उसकी वजह से ये बोला गया है कि ये नाम याद रखिए आप, पूरे जो लोकेशंस मैंने बताया उसको याद रखिए. और अपन ने यमन की स्टोरी तो अभी पढ़ी ली है. ठीक है, तो यमन को ये बोला जा रहा है कि ईरान के द्वारा हथियार दिए जा रहे हैं. ये एक रेबल ग्रुप है, ईरान के द्वारा इनको अच्छे अच्छे हथियार दिए जा रहे हैं, ड्रोन्स दिए जा रहे हैं, उनकी वजह से अटैक हो रहा है, यही यहाँ पे बोला गया है. और इट इज हैम्परिंग द ग्लोबल ट्रेड. ठीक है, ग्लोबल ट्रेड हैम्पर हो रहा है इसकी वजह से. 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हो चुका है. ट्रैफिक लोगों यहाँ से रास्ता बदल के दूसरी तरफ से जा रहे हैं, ये यहाँ पे बोला गया है. ठीक है, तो इसलिए यूएसए ने एक ऑपरेशन भी यहाँ पे चलाया था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्ड. ठीक है, इसके अंदर यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, सेचल्स, यूएसए, ये सारी कंट्री एक जगह आएंगी और वो यहाँ इस रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी. एडिशनल मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए. ये इस पूरे न्यूज में दिया गया. ठीक है, और फिर थोड़ी उसकी रीजनल हिस्ट्री दी है. यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे ईरान का एक पोर्ट है, इजराइल का, सॉरी, ये यहाँ पे इजराइल का पोर्ट है, उसका नाम है पोर्ट ऑफ इलियट. ठीक है, गल्फ ऑफ अकबा के अंदर. ठीक है, मतलब यहाँ पे गल्फ ऑफ अकबा, यहाँ पे वो पोर्ट है. ठीक है, इजराइल का यहाँ पे पोर्ट है, तो वो भी इसके ऊपर भी अटैक हुए जा रहे हैं. तो इस रिगार्डिंग ये नहीं. अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के ऊपर स्वैग यूपीएससी ओनली सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए.
एंड आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।